बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। काफ़ी दिनों से हमारे मुल्क में काफ़ी बुलंद-बांग किस्म के नारे और एक पॉलिसी स्टेटमेंट जो कि पार्लियामेंट की तरफ से आनी चाहिए, वो हुकूमत की तरफ से या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ की शक्ल में आती है। और जब आप कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट या इस तरह के बड़े अथॉरिटेटिव, तो अथॉरिटेटिव सेंटेंसेस आप कह तो सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं, और सबसे बड़ी उसमें जो अहमियत है वो आपके अपने लोगों के मोराल के लिए है कि मुल्क में उसको बड़ा सराहा जाता है। लेकिन बाहर ये बात करते हुए हमें ज़रा जहन में रखना चाहिए कि ये अनडिप्लोमेटिक किस्म की गुफ्तगू होती है, जो कि आम किसी आप अपने लेवल के मुल्क के साथ अगर बातचीत करें तो शायद उस पर कोई इतना मसला ना हो। लेकिन जो सुपर पावर इस दुनिया में है, या ऐसे मुल्क जिनका कि असर रसूख बहुत सारा और बहुत सारे अदारों पे है, बहुत सारे ममालिक पे है, वो लाजमन वो उनकी ईगो हर्ट होती है और उसके बाद ये प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं जहां वो आपको कोई ना कोई सबक सिखा सकते हैं। वो कहीं ना कहीं किसी अदारे के ज़रिए, किसी पॉलिसी के ज़रिए, किसी आपके दुश्मन के साथ कोई इत्तेहाद करके वो ऐसे मसाइल आपके लिए पैदा करते हैं जो कि आपके लिए नुकसानदेह हैं। हम सब ये जानते हैं कि जब भी कभी आज़ाद खारजा पॉलिसी रखी गई या रखी जाएगी आइंदा भी, तो उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे। ये नहीं कि आपको कोई उस पर कोई तंग नहीं करेगा, या कोई ये नहीं सोचेगा कि जनाब इन्होंने आज़ाद फॉरेन पॉलिसी रखी तो अब इनको ऐसे छोड़ दिया जाए। ये मसाइल छोटे मोटे तो आएंगे, लेकिन बाज़ औक़ात उनकी जो उनकी आप कह लीजिए कि सीरियस किस्म की इम्प्लिकेशंस हैं वो सामने आती हैं। यूनाइटेड स्टेट्स को जब हमने ये चैलेंज किया या इस तरह का कहा कि अमेरिका और चाइना में से अगर हमें किसी को चुनना पड़े तो चाइना, और फिर हमने एब्सोल्युटली नॉट और जो भी हम कह सके कहा, बड़ी उस पर तालियां बजी, वाह वाह हुआ। लेकिन अमेरिका लाजमन ये बताना चाहेगा कि जब आप कहते हैं चाइना और अमेरिका नहीं, तो अमेरिका जो कुछ कर सकता है वो शायद आप चाइना से न ले सकें। उसमें जुमेरात के दिन उन्होंने ये काम किया कि टर्की और पाकिस्तान को, दोनों को चाइल्ड सोल्जर्स प्रिवेंशन एक्ट के तहत उस लिस्ट में डाल दिया, जो ये जाहिर करती है कि पाकिस्तान और टर्की, ये दोनों मुल्क बच्चे, छोटी उम्र के बच्चे, उनको अपनी अफवाज, अपनी पुलिस या ऐसी आप कह लीजिए कि सिविल आर्म फोर्सेस वगैरह में भर्ती करते हैं, जो कि उनकी सोच के मुताबिक बच्चे हैं और उनको वहाँ नहीं होना चाहिए। इसमें अगर कंपल्सरी आप रिक्रूटमेंट करते हैं तो 18 साल उम्र की लड़के, और अगर वॉलंटरीली कोई ज्वाइन करता है तो 15 साल की उम्र का लड़का वो चाइल्ड कहलाएगा इनकी डेफिनेशन के मुताबिक। और नतीजा ये कि वो जो बच्चे जो आएंगे कंसिडर करेंगे, उसकी वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ सैंक्शंस अमेरिका आपके ऊपर लगा सकता है। जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा हुआ है कि मिलिट्री एड नहीं होगी, मिलिट्री ट्रेनिंग उनके इंस्टीट्यूशंस में उन मुल्कों के लोगों को नहीं दी जा सकेगी। इसके अलावा जो ज़्यादा मैं समझता हूँ कि सीरियस है वो ये है कि पीस कीपिंग मिशंस हैं, पीस कीपिंग प्रोग्राम्स हैं मुख्तलिफ, उनमें भी उनको इजाज़त नहीं होगी शामिल होने की। आज इस लिस्ट में कुछ 15 के करीब मुल्क हैं, जिनमें अफ़गानिस्तान है और टर्की को अब शामिल उन्होंने कर लिया है, यमन है उसमें, और काफ़ी सारे मुल्क हैं। लेकिन जैसे शुमाली कोरिया है, ये वो मुल्क हैं जिनका कि हमेशा से कोई ना कोई मसला यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रहा है, लिहाजा इनके बारे में हम इतना नहीं सोचते। लेकिन बाद अफ्रीकन कंट्रीज़ वगैरह उनका है। लेकिन पाकिस्तान और टर्की दोनों ये बड़े वाइब्रेंट कंट्री थे, और ये बहुत एक्टिवली इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपना रोल अदा कर रहे हैं, ख़ासतौर पे पीस कीपिंग में। अब जो अमेरिका का ये यूएस चाइल्ड सोल्जर्स प्रिवेंशन एक्ट है, इसके तहत ये लिस्ट हर साल
ये छाप देते हैं, बना देते हैं और अपनी मर्जी के लोगों को डाल देते हैं। अब पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, मुझे पता है कि यहाँ पे 18 साल की कम उम्र का बच्चा या उस लड़का वो अफवाज पाकिस्तान में या पुलिस में वो जा ही नहीं सकता। आपने जो एज लिमिट्स हैं वो रखी हुई हैं। अमेरिका जो चाहे एज लिमिट मुकर्रर कर दे, वो कह दें जी 17 साल एज हो गई, 18 नहीं 19 हो गई, तो पूरी दुनिया उसके लिए फिर उसी तरह ट्रीट की जाएगी। नतीजा ये होगा कि वो रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर आनी शुरू हो जाएंगी। अब अगर डायरेक्ट आपके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाई तो कम से कम ये ऐसे कवानीन बना के रखे हुए हैं जहां वो मुख्तलिफ ममालिक को जकड़ सकें। ये जो चीज़ है, ये जो प्रॉब्लम है इस तरह की, जो कि इन्होंने अफगानिस्तान, बर्मा और कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, इराक, लीबिया, माली, नाइजीरिया, सोमालिया, साउथ सुडान, सीरिया, टर्की, वेनेजुएला, यमन वगैरह पे लगा के रखी हुई है। उन ममालिक को शायद इतना फ़र्क ना पड़ता हो, लेकिन टर्की, पाकिस्तान लाजमन इससे उनका नुकसान होगा। अब ये एक चीज़ है। इससे पहले FATF पे आपको उन्होंने काफ़ी सारा हाथ दिखा दिया, जिसकी वजह से आज आप ग्रे लिस्ट में हैं। लेकिन इसके बाद ह्यूमन राइट्स का किस्सा आएगा, उसकी कोई ना कोई शक्ल निकल आएगी। आपके पास बहुत सारी NGOs यहाँ पे काम करती हैं और NGOs का किस्सा यही है कि वो मुख्तलिफ किस्म की सर्वेज वगैरह करती रहती हैं और वो इसी तरह का डेटा जमा करके अमेरिका को देते हैं। यहाँ भी उन्होंने जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहा है कि जिसकी बुनियाद पे वो डिक्लेयर करते हैं, वो कहते हैं जी NGO से इंफॉर्मेशन हम लेते हैं, यूनाइटेड नेशन की स्टडीज़ हैं उनसे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, या कोई अमरीकी ऑर्गेनाइजेशन या अमेरिका के लोग ये जाके कहीं देख लें कि ये चीज़ वायलेट हो रही है तो वो उसको हमें बताते हैं तो हम उसको लिस्ट में शामिल करते हैं। यानी ये क्रूड सा तरीका है लिस्ट में शामिल करने का, लेकिन हकीकतन है ये बहाना। अब जब ये आपके ऊपर इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी तो लाजमी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता आपके अपने मामला चलाने आपके लिए मुश्किल होंगे। IMF का मसला बिल्कुल वाज़ेह है, वो आपके सामने वो लगेगा। FATF का मसला आपके बिल्कुल आगे आएगा। इसी तरह जो न्यूक्लियर हमारे इंटरनेशनल न्यूक्लियर एजेंसी है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसके अंदर भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी और फिर आप देखेंगे कि ह्यूमन राइट्स के इशू अक्सर आपके सामने खड़े किए जाएंगे। इन हालात में खुद ब खुद अगर एक ह्यूमन राइट का इशू खड़ा किया जाता है तो उससे रिलेटेड जो पाबंदियां हैं वो खुद ब खुद आयद होनी शुरू हो जाएंगी। अब इसमें उन्होंने एक रास्ता खुला छोड़ा हुआ है जिसके जरिए वो अपनी मर्जी के लोगों को छोड़ सकते हैं, बावजूद इसके कि वहां पे हो सकता है 10 साल का बच्चा भी फौज में दाखिल हो रहा हो, लेकिन प्रेसिडेंशियल वेवर दिया जा सकता है। लिहाजा ये प्रेसिडेंट को इजाजत होगी कि वो वेवर दे, और ये वही तरीकाकार है जिसकी वजह से जैसे वो छोड़ना चाहें छोड़ दें, जैसे इल्ज़ाम लगाना चाहें लगा दें और उसमें उनके लिए मसाइल पैदा कर दें। लिहाजा पाकिस्तान को अब इन इश्यूज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। बावजूद इसके कि इनसे प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमें अपनी आज़ादाना फॉरेन पॉलिसी, खारजा पॉलिसी को छोड़ना चाहिए। खारजा पॉलिसी हमारी इसी तरह रहनी चाहिए, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि ये मेंटली हमारी गवर्नमेंट, हमारे लोग पहले से इन मसाइल के लिए तैयार हों और जैसे जैसे ज़रूरत पड़े इनके लिए काउंटर करने के लिए स्ट्रेटजीज वर्कआउट की जाएं। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।